तो बच्चों 11th बायो, पहला टॉपिक ये हम कोशिका से स्टार्ट करेंगे। साइटोलॉजी की हम बात करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं सेल बायोलॉजी कहते हैं। और कोशिका को सबसे पहले स्टडी किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक गणितज्ञ थे और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के निर्माण के बाद उस सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले सेल का स्टडी किया था। और सेल के स्टडी के लिए इन्होंने चुनाव क्या किया था? कॉर्क का। इन्होंने कॉर्क का अध्ययन किया। कॉर्क को तोड़ के जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा तो माइक्रोस्कोप में कॉर्क ऐसा दिखाई दिया और इन्हीं संरचनाओं को इन्होंने कोशिका नाम दे दिया। इन्होंने कहा कि ये जो कोशिकाएं हैं ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती हैं। ये कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती हैं और यही पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। यानी अब एक चीज और यहाँ पे क्लियर होता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। माइक्रोस्कोप में कॉर्क का अध्ययन किया था। और इसके बाद जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किया, कॉर्क का अध्ययन किया, तो इसके बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek यानी एंटोनी वान लीeuwenhoek, इन्होंने भी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। तो इन सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में इन्होंने सबसे पहले नाली के पानी का अध्ययन किया और नाली के पानी में इन्होंने छोटे छोटे जीवों को तैरते हुए देखा और उन्हें प्रोटोजोआ नाम दिया। उन्हें प्रोटोजोआ नाम दिया। प्रोटो यानी प्रथम और जोआ यानी एनिमल्स, धरती के प्रथम जीव प्रोटोजोआ, इनका अध्ययन किया था सबसे पहले एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। इसके बाद इन्होंने दांतों के मैल का अध्ययन किया और दांतों के मैल में इन्होंने बैक्टीरिया का पता लगाया। इन्होंने दांतों के मैल में बैक्टीरिया का पता लगाया। तीसरे नंबर पे इन्होंने रुधिर कोशिकाओं का अध्ययन किया, यानी ब्लड सेल्स का भी स्टडी किया इन्होंने और स्पर्म सेल का भी अध्ययन किया इन्होंने। तो अब यहां पे दो चीजें हो गई। कोशिका का सबसे पहले अध्ययन कौन किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल का अध्ययन किया था और कॉर्क सेल डेड होते हैं। तो डेड सेल का सबसे पहले स्टडी किया था रॉबर्ट हुक ने और ये सभी के सभी लिविंग्स होते हैं। तो इन लिविंग सेल का सबसे पहले स्टडी किया था एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आ गया कि ये कोशिका डेड है और ये कोशिका लिविंग है। तो ये कोशिकाएं डेड क्यों होती हैं और कोशिकाएं लिविंग क्यों होती हैं? तो अब हमारा ये नया तीसरा तथ्य निकलेगा कि कोशिकाओं के अंदर एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है। कोशिकाओं के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है और इस तरल पदार्थ का सबसे पहले अध्ययन किया था डुज़ार्डिन ने। इस तरल पदार्थ का सबसे पहले अध्ययन किया था डुज़ार्डिन ने और डुज़ार्डिन ने इस पदार्थ का नाम दिया था सारकोड। इन्होंने इसका नाम सारकोड रखा था। तो इस नाम से बहुत सारे साइंटिस्ट सेटिस्फाई नहीं थे कि ये सारकोड नाम समझ में नहीं आ रहा, ये सारकोड का मतलब क्या है। तो अध्ययन जारी रहा। कुछ दिनों के बाद परकिंजे नामक वैज्ञानिक
कुछ दिनों के बाद ये परकिंजे नामक वैज्ञानिक, इन्होंने फिर इस लिक्विड का स्टडी किया, लिक्विड का अध्ययन किया और अध्ययन करके इसका नाम बदल दिया। इन्होंने इसका नाम रखा प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य, यानी वह पदार्थ जो कोशिकाओं को जीवित रखने का काम करता है, जीव द्रव्य कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो इन्होंने, परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। तो अब ये क्लियर हो गया कि जिस कोशिका में प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा वह कोशिका लिविंग होगी, और जिस कोशिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा वह कोशिका डेड हो जाएगी। यानी ये जो लकड़ी के फर्नीचर्स बनते हैं ये सभी डेड सेल्स हैं, इनके अंदर जीव द्रव्य था, अब वो नहीं है। जैसे एक छोटा सा हम यहां पे ब्रेक लेंगे। आपको ये जीव विज्ञान पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ता है कि लिविंग क्या होते हैं, डेड क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक छोटा सा टाइम हम आपको यहाँ पे दे दें। लिविंग क्या होते हैं, यानी सजीव, और नॉन लिविंग यानी निर्जीव। तो सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? सबसे पहले बायो पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव वे होते हैं जिनमें श्वसन की क्षमता होती है, जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, सजीव कहलाते हैं। निर्जीवों में श्वसन का कार्य नहीं होता है, यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होता है। दूसरा चीज हम देखते हैं यहाँ पे, सजीवों में गमन होता है, निर्जीवों में गमन नहीं होता है। यानी सजीव चलते हैं, निर्जीव नहीं चलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कार या बस या ट्रेन ये भी तो चलता है, लेकिन ये तो सजीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सजीवों में जैविक गति होती है और निर्जीवों में यांत्रिक गति होती है। सजीवों में वृद्धि होती है और निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। सजीवों में वृद्धि, जैसे छोटा सा पौधा है, धीरे धीरे बड़ा पौधा बन गया। आदमी का बच्चा है, छोटा सा है, धीरे धीरे बड़ा बन जाता है, ठीक है। लेकिन निर्जीव में अब जैसे मेज है, नहीं बढ़ेगा, कुर्सी है, नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक मंजिल का मकान है और 1-2 साल के बाद आप जाते हैं तो पता चलता है 6 मंजिल हो गया, बढ़ गया, वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि है, नॉन लिविंग में जो इंक्रीजमेंट होता है, ये जो ग्रोथ होता है, ये एक्सटर्नल होता है। यानी निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो बाह्य वृद्धि होती है, और जो सजीवों में वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है। सजीवों में पोषण होता है, भोजन ग्रहण करते हैं, निर्जीवों में पोषण नहीं होता है, निर्जीव भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है, निर्जीवों में उपापचय की क्रिया नहीं होती है। सजीव में जनन की क्षमता होती है, निर्जीवों में जनन की क्षमता नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं जो सजीव और निर्जीव को अलग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है डेड। नॉन लिविंग के साथ हम एक और यहाँ पे टॉपिक जोड़ दें, डेड यानी मृत्यु। तो डेड क्या है और नॉन लिविंग क्या है? इसको तो छोड़ देते हैं। लिविंग यानी जिसमें सब कुछ होता है वो लिविंग है, और जिनमें कुछ नहीं होता वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। तो अब इन दोनों में एक ही बेसिक डिफरेंस है कि डेड वे हैं जो कभी लिविंग थे और नॉन लिविंग वे हैं जो ऑलवेज नॉन लिविंग थे। इनमें कभी जीवन नहीं था और डेड में कभी जीवन था, आज नहीं है, तो इसको हम डेड कहते हैं। तो यहां पे फिर हम आते हैं वापस
तो बात कर रहे थे हम कोशिका में कि कोशिकाएं जीवित और मृत होती हैं। तो ये जीवित और मृत होने का क्या मतलब है कि जिस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाएगा वो कोशिका जीवित कहलाएगी, और जिसके अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा वो मृत कहलाएगी। तो जैसे ही जीव द्रव्य नाम आया तो एक वैज्ञानिक हक्सले इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। इन्होंने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, ये हक्सले ने बताया था। तो अभी हम जान गए क्या क्या, कोशिका के बारे में जान गए कि इनका खोज कैसे हुआ, और ये कोशिकाएं पहले मृत के रूप में खोजी गई थी, उसके बाद जीवित के रूप में खोजी गई थी। और कोशिकाएं जीवित क्यों होती हैं, तो इनके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे सबसे पहले डुजॉर्डे ने खोजा और नाम सारकोड रखा था। बाद में उसका नाम परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म रख दिया, और जैसे ही प्रोटोप्लाज्म नाम आया तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसको जीवन का भौतिक आधार बता दिया। तो ये कोशिका के बारे में। अभी हम इसके बाद बात करें कि जैसे ही कोशिका के इतने सारे प्रारूप सामने आते हैं हमारे, तो एक और वैज्ञानिक का नाम आता है स्लाइडन और उनके सहयोगी श्वान। तो स्लाइडन और श्वान, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी का प्रपोज किया था। सेल थ्योरी, स्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज किया। क्या था इनके अकॉर्डिंग कि सेल थ्योरी में पहला तथ्य इन्होंने बताया कि सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है, कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है। और तीसरे सिद्धांत में इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी कोशिकाएं अकस्मात अपने आप नहीं उत्पन्न हो जाती हैं, कोशिकाएं पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही बनती हैं। ये तीसरा चीज जो आया था, एक और वैज्ञानिक का नाम यहां पे हम लेंगे, आपको बताएंगे, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने ये एक लाइन बताया था, इन्होंने एक तथ्य दिया था, ओमिन सेलुला ए सेलुला। ओमिन सेलुला ए सेलुला, यानी सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती हैं, अपने आप नहीं बनती हैं। तो ये लाइन जो है ये स्लाइडन और श्वान ने अपने में जोड़ दिया था। तो ये कोशिका का सिद्धांत होता है। अभी हम कोशिका के प्रकार की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, टाइप ऑफ सेल की बात करें, कोशिकाओं के प्रकार की बात करें, तो आपको बताएं कि केंद्रक के विकास के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के विकास के आधार पे, केंद्रक के उपस्थिति के आधार पे कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है।
ये पहला प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, ये पहला केंद्रक के विकास के आधार पर। देखें यहां ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, यहां प्रो का मतलब होता है प्रथम यानी अविकसित, और कैरियोटिक, कैरियोटिक शब्द लिया गया है कैरियन से। कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब प्रथम यानी अविकसित, कैरियोटिक, कैरियोटिक का निर्माण हुआ है कैरियन से, और कैरियन लैटिन भाषा में है, और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो वह कोशिका जिसमें अविकसित यानी प्राथमिक अवस्था का केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कहलाता है। वह कोशिका जिसमें प्रारंभिक स्तर का केंद्रक पाया जाएगा यानी अविकसित केंद्रक पाया जाएगा, इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया आदि, ये सब प्रोकैरियोटिक्स हैं, यानी इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। और यहां दूसरे नंबर पे हम बात करें यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यू का मतलब होता है सुकेंद्रिकी यानी सु, वेल डेवलप्ड, यानी वे कोशिकाएं जिनमें वेल डेवलप्ड, जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है यानी कैरियन पाया जाता है। वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाए जाते हैं इनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जितने भी सेल्स आप जानते हैं सभी यूकैरियोटिक होते हैं एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, कुछ और इसमें होते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी प्रकार, जितने भी सेल आप देखेंगे वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। एक प्रकार हम और आपको बता दें यहां पर, एक तीसरा प्रकार भी कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाया है जिसे कहते हैं मीसोकैरियोटिक। इन्हें कहते हैं मीसोकैरियोटिक यानी मध्य। मीसो का मतलब होता है मध्य, कैरियोटिक यानी केंद्रक। वे कोशिकाएं जिनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के मध्य की अवस्था पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के मध्य की अवस्था पाई जाती है, इनको मीसोकैरियोटिक्स कहते हैं। तीनों को फिगर के द्वारा हम समझेंगे, तीनों को फिगर के द्वारा हम समझें। तो सबसे पहले हम देखें प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में ये कोई भी एक सेल होता है, ये देखें ये सेल है। तो सेल में सबसे बाहर की ओर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के नीचे ये पतली सी झिल्लीनुमा संरचना जिसको कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत सारे नाम देते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड की चर्चा हम लोग किए थे कि इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था परकिंजे ने। तो ये प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म ये भरा होता है। अभी हम प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में आपको अंतर भी बताएंगे। तो ये प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म इसमें भरा होता है, और इसके अंदर ये डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया, नॉर्मल प्रोकैरियोटिक। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा इससे अलग आएगा।
लेकिन यह एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है, जिसमें सबसे बाहर सेल वॉल, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और एक ये डीएनए। तो जो इनका डीएनए होता है, यहाँ पे बस वही अंतर समझना है हमें कि ये जो डीएनए होता है ये बिना किसी आवरण के होता है, इसके ऊपर कोई सराउंडिंग नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे इनके ऊपर कोई सराउंडिंग नहीं होता है। दूसरा चीज कि इनके जो डीएनए होते हैं वो बिना हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इनके जो डीएनए होते हैं वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है, अभी हम यहां यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड होता है। एक छोटा सा फिगर हम यूकैरियोटिक का भी यहां पे ड्रा करेंगे। ये देखिए आप यूकैरियोटिक सेल, ये सबसे बाहर की ओर ये सेल वॉल और इस सेल वॉल के ठीक नीचे पतली सी झिल्ली नुमा संरचना, ये सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में ये सेल मेम्ब्रेन यानी सीएम, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अभी तक तो कॉमन है, जो चीज वहां था वो चीज यहां पे भी है। अब यहां से अंतर क्या होगा, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाएंगे। यानी यहां देखिए आप, ये चारों तरफ से आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लियस, ये केंद्रक। अब इसके अंदर ये धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, धागे जैसी संरचनाएं, और एक ये छोटा सा ये स्पॉट जैसा संरचना भी दिखाई देता है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पे। ये जो आवरण है इसको कहते हैं केंद्रक कला, ये जो छिद्र है ये न्यूक्लियर पोर, इनके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये छोटा सा स्पॉट ये न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, और ये जो धागे जैसी संरचनाएं हैं ये क्रोमेटिन कहलाती है। तो अगर ये सब कुछ पाया जाएगा तब इसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, वास्तविक केंद्रक कहते हैं। ये चीज इसमें नहीं है, इसीलिए इसको प्राथमिक केंद्रक कह दिए। ये अविकसित केंद्रक है और यह विकसित केंद्रक है। इसके चारों तरफ आवरण है, डीएनए के चारों तरफ आवरण है, और ये जो हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, तो क्रोमेटिन पदार्थ में होता क्या क्या है, तो क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए होता है और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन ये संयुक्त रूप से क्रोमेटिन कहलाते हैं। अब यहां पे हम देखें, यहां पे हम आपको बताए थे कि डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है विथ प्रोटीन होता है, विथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। ये यूकैरियोटिक का लक्षण होता है। इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें। ये बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, रेक्टिका। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, पराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीरोसोम्स, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं।
लाइसोसोम। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज है इसमें, जैसे यहां पे जब हम बात करें, यहां पे ये छोटे छोटे दानेदार संरचना दिखाई देते हैं, ये 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक के जीव द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक के कोशिका द्रव्य में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक के कोशिका द्रव्य में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80 राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ये दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया और यूकैरियोटिक हो गया। अभी इनका डिटेल्स बच्चों हम आपको फिर से बताएंगे, अभी यहाँ पे हम बेसिक चीजें बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आएगा फिर इनका पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तीसरा जो नाम आया मेसोकैरियोटिक, तो मेसोकैरियोटिक का मतलब क्या कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के मिडिल स्टेज को शो करे। ये यहाँ पे हम फिर छोटे से सेल की बात करें, ये देखिए, ये सेल वॉल, सेल वॉल के ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन ये यानी सीएम, और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भरा हुआ, और इस साइटोप्लाज्म में 70 प्रकार का राइबोसोम, ये महत्वपूर्ण चीज, 70 प्रकार का राइबोसोम, और इनके अंदर जो डीएनए पाया जाएगा, ये जो हो गया डीएनए, ये जो डीएनए है यह एक आवरण से घिरा है, यानी डीएनए इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। तो जब डीएनए आवरण युक्त हो गया तो ये यूकैरियोटिक का सिम्टम हो गया, और जब 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा और कोई संरचना नहीं पाई जाएगी तो ये प्रोकैरियोटिक का सिम्टम हो गया। यानी डीएनए आवरण युक्त हो गया तो ये यूकैरियोटिक का लक्षण हो गया, और डीएनए आवरण युक्त है लेकिन इसमें कोई कोशिकाएं दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यह प्रोकैरियोटिक का लक्षण हो गया। तो जब कोशिकाएं कुछ प्रोकैरियोटिक के लक्षण और कुछ यूकैरियोटिक के लक्षण को प्रदर्शित करती हैं तो ऐसे कोशिकाओं को हम मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और इनका एग्जाम्पल आपको कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जो मेसोकैरियोट्स प्रतीत होते हैं। तो बच्चों ये हो गया कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिकाएं सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन एक और प्रकार भी हमें जानना पड़ता है, एक और प्रकार भी हम देखते हैं मेसोकैरियोट्स। इनके कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये हो गया कोशिका के प्रकार के बारे में। अब हम कोशिका के विभिन्न भागों की चर्चा करें। तो जब हम कोशिका के विभिन्न भागों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड करें कि कोशिका को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कोशिका को कितने भागों में बांट सकते हैं हम? सेल को बांटेंगे सबसे पहले सेल वॉल, सेकेंड नंबर पे साइटोप्लाज्म, और थर्ड नंबर पे न्यूक्लियस। तो ये कोशिका को 3 भागों में बांट के हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो एक बार दोहराइएगा, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको फिर दिखाएंगे।